अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आयानू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन मुबारक, नई सुबह मुबारक, जुम्मा मुबारक। आज हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें शामिल करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर आज हमने बात करनी है, लेकिन जिस चीज़ का हमें बेहद अफसोस है वो ये है कि जहाँ पर हमारे सैलाब मुतासरीन बहन भाई मौजूद हैं, अभी तक उनकी इमदाद के लिए कोई पहुंचा नहीं है। स्पेशली वो गोट, वो गांव जो कि दूर दरिया हैं। ये आज मैं सबसे पहले इसलिए बात करी क्योंकि आज हमारा मेन फोकस जो है वो इसी चीज़ पे रहेगा। दुश्वार गुजार रास्ते, सैलाबी सूरत हाल, इंसानियत मुश्किल में है और समा मुतासरीन की आवाज़ बन गया है। अब आप देख रहे होंगे कि इस पूरा वीक हमने अपनी टॉप स्टोरी में सबसे पहले जो चीज़ रखी थी, जिस पर हमने बात करी थी, वो सलाम मुतासरीन ही थे। क्यों? क्योंकि हमारे वो बहन भाई हैं। ये देखें कि समा किस तरह इन जगहों पे पहुंचा है। हमारे जितने नुमाइंदगान हैं, जितने कैमरामैन हैं, उन सबको हम अपनी तरफ से बहुत बहुत जो है वो एक तो ख्याल रखने का भी मशवरा देते हैं। ये देखें आप किस तरीके से हमारे सीनियर कैमरामैन है ज़ीशान, वो कितनी मुश्किल से इन इलाकों में जा रहे हैं, बचते बचाते। जब देखें वहाँ कवरेज करने वाली टीम इतनी मुश्किल में है, जो वहाँ के लोग हैं, जो रिहायशी हैं, उनका क्या हशर है। और देखिए, जब हमारी टीम यहाँ जा सकती है, मुश्किल रास्ते हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, पानी है हर जगह, लेकिन गई ना हमारी टीम, तो फिर जो हुक्मरान हैं वो क्यों नहीं जा सकते। तबाहाल इलाकों तक पहुंचा है समा, आंखों देखा हाल बताया है हमारी टीम्स ने, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के दूर दराज इलाकों से सूरत हाल नाजरीन तक पहुँचाने का मुश्किल सफ़र जारी है। और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतासरीन जो बहन भाई हैं, जो प्यारे हैं, जो बच्चे हैं, जो माएँ हैं, वो सेफ मकामात तक मुंतकिल नहीं हो जाते या उन्हें कोई मुतबादिल नहीं दिया जाता। तो आज हम अपने प्रोग्राम में अगेन मुख्तलिफ जगहों से अपडेट हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे नुमाइंदगान जहाँ जहाँ मौजूद है वो हमें बताएंगे कि वहाँ अभी स्टिल क्या सिचुएशन है। इसके अलावा बारिशें हैं, तो बारिशों के बाद अब डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस जो है कराची का ज़िला शर्की इसमें सर फहरिस्त है। शो में हम इस पर भी आज बात करेंगे। इसके अलावा मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी है। 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने का हदफ है। पोलियो से पाक पाकिस्तान का अज़्म लिए रज़ाकार घर घर दस्तक देकर बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। आप भी अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाएं। वो माएँ जो कि इस टाइम हमें देख रही हैं, ऑफिस जाते हुए, नाश्ते की टेबल पे, कहीं पर भी बैठ कर, उनसे दरख्वास्त इतनी है कि अगर आपका बच्चा छोटा है और आपके दरवाजे पे कोई आता है तो दिल खोल कर उसका इस्तकबाल करें। अपने बच्चों को छुपाएं मत। ये मत कहें कि जी हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, या तो हमने फ़लानी जगह से पिलवा लिया था, हमने फ़लानी जगह ले गए थे। क्योंकि फैसल, मैंने कल एक केस देखा जिसमें एक पढ़ी लिखी माँ का ये बयान था जी कि मैंने अपने बच्चे को पोलियो के क़तरे इसलिए नहीं पिलाए क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मेरे भाई को नहीं पिलवाए थे। तो ये हमारी फैमिली में एक चीज़ चलती आ रही। तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये मत करें, इस मुहिम में गवर्नमेंट का साथ दें। खैर, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आपको ये भी बताएंगे कि फैसलाबाद में फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तालबा ने डॉक्टर्स के लिए लिबास तैयार किया है। कीमत सिर्फ 60 रुपये है। अब ये लिबास कैसा है और इतना सस्ता कैसे है, ये आगे चल के भी आपको बताएंगे। इसके अलावा रुपए की कदर गिरती जा रही है, अमेरिकी डॉलर बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान देखा गया है। इसके अलावा स्टेट बैंक ने जुलाई के दौरान करंट अकाउंट खसारे से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। प्रोग्राम में आगे चल के इस पर भी बात करेंगे। और IFBB एशिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप 2 सितंबर से होने जा रही है। इस इवेंट में पाकिस्तान के तनसाज भी करेंगे शिरकत। आज आपको ऐसे ही बॉडी बिल्डर से मिलवाएंगे और उनकी तैयारियां कैसी हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगेन आफतज़दा इलाकों में मुकाबला करते लोगों का अहवाल जानते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस वक्त क्या मनाजिर हैं। ये आप मनाजिर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सिंध बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर है। कल जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है वो सिंध का है, फिर बलोचिस्तान का है, फिर KP के है और फिर पंजाब है। हर तरफ दिल दहला देने वाली तबाही के मनाज़िर हैं। अंबर शहदाद कोट के सैलाब ज़दा इलाके अली बख्श चांडियों में रसाई इंतहाई मुश्किल हो गई है, लेकिन समा की टीम वहाँ पहुँची है। इलाका मकीन अपने दुखड़े सुनाते हुए नजर आए हैं, फूट फूट कर रोने लगे हैं। अब नौशहर फिरोज़ की तहसील है भरिया सिटी, यहाँ घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बाग हो गए हैं। इस तमाम तर मामले पे आपको एक मुफस्सल रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बारिशों और सैलाबी रेलों ने सिंध धरती का नक्शा बदल दिया। आबादियां उजड़ गईं, बस्तियां लुट गईं।
सैलाबी रेले दादू की तहसील मेहड़ को निगल रहे हैं। इलाका मकीन दरबदर है। मेरा सारा शहर डूब रहा है, सारा शहर डूब रहा है। खुदा के लिए आइए, हमारे शहर की बचाव के लिए। मेहड़ के शहरी अपने घरों को बचाने के लिए पानी के आगे बांध बांधने लगे। कंबर शदाद कोट में भी जा बजा सैलाब की तबाहकारियां आया है। बंदे सारे मर रहे, कोई रास्ता नहीं हमारे को निकालने, ऐसे कोई गाड़ी नहीं है तो कोई सामान निकाल, हमारा कहाँ रखे किधर। उजड़े हुए घरों के मकीन बचा कुचा सामान लेकर हिजरत पर मजबूर हो गए। आसमान से मुस्तकिल बरसने वाला पानी कमजोर जिस्मों पर लर्जा तारी कर रहा है। खैरपुर, जैकबाबाद, थरपारकर, नौशेरो फिरोज, टंडो अलायार और सक्खर समेत सिंध के बेशतर अजला में भी सैलाब ने तबाही फेर रखी है। शहरियों का शिकवा है कि उन तक हुकूमती इमदाद नहीं पहुंची। ऐसे में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने हुक्मरानों से कि वो उनकी मदद करने के लिए आएँ, आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सिंध में पहुंच रहे हैं। सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों का वो दौरा भी करेंगे। तकरीब से ख़िताम में वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सैलाब ज़दगान को दोबारा से आबाद करेंगे। क्या कहना था वज़ीर आज़म का, ज़रा सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान बड़े एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है। पूरे मुल्क में बारिशी सैलाब ने तबाही मचा दी है। सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में और पंजाब में जो सैलाब ने तबाही मचाई है, उसके लिए हम मज़ीद इक़दामात हमें करने हैं, मज़ीद उसके लिए रकूम हमें चाहिए। और यकीनन जो लाखों करोड़ों लोग जो इस वक्त इस सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, इंशाअल्लाह हम दोबारा अपने घरों में आबाद करेंगे। जो लोग शायद तकरीबन 800-900 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और हमारी ये कोशिश है कि हम उस एक एक चप्पे की इत्तला आप लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग के जो मुखैर हजरात हैं और जो मुखैर नहीं भी हैं, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो ख़ातीन भी हैं जो इस वक्त देख रही हैं, आपका एक एक पैसा, एक एक रुपया, आपकी एक एक जो डोनेशन है वो बहुत इस वक्त इन लोगों के काम आने वाली है। कौन है ये लोग? ये लोग हैं सिंध के आखिरी ज़िला कंबर शदाद कोट के। यहाँ बारिशों के बायस गोठों के गोठ उजड़ चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और हालत यह है कि लोग अब फाकों पर मजबूर हैं। ऐसे ही एक गांव का टीम समा ने दौरा किया है। वहां के हालात क्या हैं, संजय साधवानी आपको दिखाएंगे। जी फैसल मुझी सिंध जो हाल जे पुछंदे त रोई पवंदे। सिंध सजी जो है तबाह हो गई है। मैं सिंध के मुख्तलिफ इजला में गया हूँ फैसल। मैंने शुरुआत सिंधी में इसलिए की थी ताकि सिंध का दर्द भी आप समझ सकें। सिंध के हर गांव, हर देहात में जहाँ जहाँ से हमारा गुजर हुआ है, सब तबाही का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह पर इतना पानी है जैसे दरियाए सिंध पूरा बन गया हो। सिंध की ज़मीन पर कोई एक खुश्क ज़मीन जो है वो मैसर नहीं है। मेरा कैमरामैन ज़ीशान अली वो मेरे साथ दुश्वार रास्ते तय करके हम कंबर शदाद कोट जो सिंध का बॉर्डर है उसके आखिरी गोठ में पहुँचे। ये आप देखें, गाँव जो है वो वहाँ पे दीवारें गिर गई हैं, लोगों ने यहाँ से नकल मकानी की है। ये बिल्कुल आप करीब में देखें, यहाँ पर 8-10 घर थे जो इस तरफ गिरे हैं। पिछली तरफ वो 20 घर हमें बताए जा रहे हैं इस गांव में वो गिर गए हैं। सब कुछ जो है वो यहाँ पर पानी में बह चुका है और यहाँ पर ज़मीनी रास्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर हम गुजर रहे हैं, ज़ीशान आपको दिखा रहा होगा कि हम दुश्वार रास्ते तय करके कीचड़ से गुजरते हुए हम इन गाँव में पहुँचे हैं। यहाँ पर कच्ची दीवारें हों, पक्के घर हों, सब कुछ जो है वो गिर चुका है, पानी में बह चुका है। ये देखें, लोग यहाँ से बेचारे घर बार छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं क्योंकि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा और कोई जगह नहीं बची रहने के लिए। जाएं तो ये गरीब बेचारे जाएं कहाँ? वो सामने आप देखें, यहाँ से नकल मकानी हो रही। अभी भी लोग जो है वो सामान निकाल कर जा रहे हैं। बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही, थमने का नाम नहीं ले रही। बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और बारिश जो है वो होए जा रही है मतलब कि बारिश जो है वो
तो अब ये घर आप सब देखें, हम यहाँ से गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा। हम अपने नाज़रीन को असल हकीकत सिंध की दिखाने आए, जहाँ पर और कोई नहीं पहुँच सका वहाँ समा टीम पहुँची है। ये घर ये देखें, निशान ये दिखाएं, ये घर आप ये देखें, ये पूरे घर यहाँ पर लोग रहते थे, ये पूरे घर जो है वो बारिश के पानी में टूट चुके हैं। ये देखो, ये लोग यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं। बहुत बुरा हाल है सिंध का, मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। ये पुकार रहे हैं, सिंध हुकूमत को पुकार रहे हैं, हुकूमत वक्त को पुकार रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को पुकार रहे हैं कि आए हमारी मदद करें, इस मुश्किल हालात से हमें निकालें। कितने मुश्किल रास्तों से, ओहो कितने मुश्किल रास्तों से ये यहाँ से जा रहे हैं। वो आप सामने देख सकते हैं, वो पानी का कूलर जो उठा के ये जो भी इनका सामान है वो यहाँ रख के वो जा रहे हैं। अभी हम भी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कच्चे घर हैं, ये ऐसे गिर रहे हैं बार बार। ये पे दर पे ये घर जो है वो गिरते हुए जा रहे हैं। इनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, हुकूमत को पुकार रहे हैं। इन मुश्किल रास्तों में इन्हें नकल मकानी करनी है, इन्हीं मुश्किल रास्तों से इनको नकल करनी है और इन्हीं मुश्किल रास्तों से इनको जो है वो यहाँ से गुजरना है। घर जिस तरफ हमारी नज़र पड़ती है हमें जो है वो गिरे हुए घर नज़र आते हैं। ये निशान अगर मेरे राइट हैंड पे दिखाएं, ये तमाम घर यहाँ पर तबाह बर्बाद हो गए। निशान थोड़ा करीब हैं आप, ये पीछे आपके जो है वो ये दीवार है, ये आधी दीवार गिर चुकी है और किसी भी वक्त जो है वो ये मजीद यहाँ पर जो है वो गिरने का खदशा है। तो इसी तरह पूरा सिंध जो है वो डूब चुका है। हाल काफ़ी बुरे हैं सिंध के, निशान इस तरफ हाल काफ़ी सिंध के बुरे हैं। मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। ये इतनी कीचड़ है जिससे गुजर कर जो है वो आपको नकल मकानी करनी है, घर छोड़ना है तो भी आपको इतनी मुश्किल हालात से गुजरना होगा। इस पूरी लाइन में जितने भी घर हैं वो सारे डूब चुके हैं। संजय ने जो मनाजिर दिखाए हैं दिल दहला देने वाले मनाजिर है। संजय अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर शायद वहाँ के मकीन बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। और ये देखिए, ये गिरते पड़ते हमारे लोग, हमारी टीम जा रही है और हमारे कैमरामैन यहाँ पर मौजूद है। बारिश मुसलसल हो रही है और हम अपने रिपोर्टर संजय से यही फैसल मैं कह पा रही हूँ कि संजय अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पूरी टीम हमारी जहाँ जहाँ मौजूद है। हम हाँ यहाँ पर बैठ कर सैलाब की तबाहकारियों की बात करते हैं, लेकिन अफसोस पीपल्स पार्टी के वो सीनियर लोग जो कि ना जाने कितने सालों से सिंध पे बराजमान हैं, यहाँ पे कुर्सियाँ सजाए बैठे हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये तो आपके अपने गुनाहों की सज़ा है जो आपको मिल रही है, अल्लाह से दुआ करें। मेरा सवाल ये है कि आगा सिराज दुरानी साहब भी कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसके गुनाह कम है और किसके ज़्यादा है? जवाब आपने भी अल्लाह को देना है। आप लोगों से वोट लेने जाते हैं, आपकी कुर्सियां बच गई हैं लेकिन इन लोगों के घर तबाह हो गए हैं। अब आप सोचें, इनके पास ना रहने के लिए छत है, ना खाने के लिए कोई रोटी है, ना पीने के लिए पानी है, खुला आसमान है, नीचे पानी है जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। और इसके बाद जो बीमारियाँ यहाँ पर पूछेंगी फैसल, उसका हाल अलग है। मैं आपको फिर ये मनाजिर आप ख़ुद भी देख रहे हैं, ये मनाजिर सिर्फ देखने में इतने कर्बनाक है। सोचे कि जब समा की टीम वहाँ पे पहुँची है, इतनी मुश्किल से वो कर रही है कवरेज, और इसके अलावा जो लोग वहाँ पर हैं जिनके दीवारें ढह गई हैं, घर बह गए हैं, मवेशी हलाक हो गए। ये लोग फसलों या मवेशियों पर ही चलते हैं। इनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं और इनके जानवर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और ये सूरत हाल, ये मनाजिर सिर्फ एक सूबे तक महदूद नहीं है। अब हम अगर सिंध से हम ऊपर की तरफ ज़रा जनूबी पंजाब में दाखिल हुए, खंबर शहदाद कोट, ये जो बॉर्डर एरिया है सिंध और जनूबी पंजाब का, और अब बॉर्डर को क्रॉस करते हुए हम जनूबी पंजाब में अगर दाखिल हों तो यहाँ पे सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। तौसा अब हम चलते हैं, तौसा का नवाही इलाका है मंगरोठा गरबी, यहाँ सैलाब अपनी तबाही के निशानात छोड़ गया है। 500 से ज़ायद घर तबाह हो गए हैं। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुकर्रम खान ने हमें ज्वाइन किया। मुकर्रम, क्या यहाँ पर मनाजिर है, क्या सिचुएशन है अभी, आज किस तरह से लोग अपना गुजर बसर करें? क्योंकि कल तक की जो आपने सूरत हाल बताई थी, कोई पहुंचा नहीं था कि यहाँ पर इमदादी टीमें पहुंची हैं। किस तरह से लोग जो है वो सिचुएशन को हैंडल करें, या सिर्फ अपनी मदद आपके तहत काम चलाया जा रहा है? खाने पीने का कुछ सामान इन तक पहुंचा है? खाने पीने का सामान इनको जो है वो बिल्कुल भी नहीं पहुंचा। और यहाँ की सूरत हाल ये है कि तौसा का नवाही इलाका है और मंगरोठा गरबी, और 500 से ज़ायद जो घर हैं वो बिल्कुल मलिया मेट हो गए हैं। अकमल से कहूँगा मनाजिर ज़रूर दिखाएं यहाँ के कि दीवारें, छतें, घर का सामान
सब कुछ जो है वो मलिया मेट हो चुका हुआ है। यहाँ कुछ बाकी नहीं रहा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कयामत जो यहाँ पे बर्पा हो चुकी हुई है। कर्बनार मनाजिर ज़रूर हैं, और जो लोग यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि ये किस कदर जो है वो अजियत में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अकमल से कहूँगा एक बुज़ुर्ग भी लेटे हुए हैं ये खैमे के नीचे, वो भी ज़रूर दिखाएं, और कुछ नहीं तो इन बुज़ुर्ग की जो 80 साल से ज़ायद एज है, बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। यहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन हैं उनको तो शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। कोई जो लोग हैं जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, इनके पास कोई नहीं पहुँच रहा, और ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं, ये इनको दवाइयों की ज़रूरत है, इनको दाद रसी की ज़रूरत है, लेकिन इनके पास कोई नहीं पहुँच रहा। इनके जानवर बह चुके हैं, इनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, इनके पास कोई रोज़गार नहीं है। ये अपने बच्चों को अब एक खैमों के नीचे बिठाकर और उनको जो है वो ये छोड़ के दूर भी नहीं जा सकते कि कहीं दोबारा कहीं पानी ना आ जाए, क्योंकि यहाँ सलमान का करीब ही बिल्कुल ये वही मनाजिर हैं जो हमने सिंध में देखे, यहाँ भी। अच्छा, कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो ये जिन अशखास को आपने दिखाया है, जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनके पास जा सकें अपने कैमरामैन समेत और उनकी बात हमें बता सकें। ये बच्चे भी मैं देख रहा हूँ, ये बच्चे भी मैं देख रहा हूँ और ये बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, अगर आप इनसे बात कर सकें और मुझे बता सकें, मैं इनकी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा आगे तो एक बहुत ज़्यादा ये डैमेज एरिया है, मकामी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई, क्या हालात हैं, बताइएगा। सर, हमारे पास पहले तो ये है कि खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, और दूसरी बात यहाँ तक कि कोई भी सियासी नुमाइंदा हम लोग से पूछने के लिए भी किसी जमात का नहीं आया, और हम लोग यारों मददगार अकेले पड़े हुए हैं। यहाँ वक्फे वक्त से बारिश भी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक खैमे के अलावा हमें मिला है क्या है? कुछ भी नहीं मिला है। ना हमारे पास खाना है, ना पीने के लिए कुछ है, ना घर है, ना कुछ है। कोई भी ऐसी चीज़ हमारे यहाँ मुयस्सर नहीं है जो हमारे लिए कुछ और काम आ जाए। बिल्कुल यही बात है कि ये भी इनका यही कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं है। अवामी नुमाइंदे यहाँ पर कोई नहीं पहुँच रहे। वोट्स लेने के लिए यहाँ पर ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन जब इनको हकीकत में ज़रूरत है, जिनको अब ज़रूरत है इनको हकीकत में ना, अब लेकिन इस वक्त भी वो नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद नहीं है, और बहुत परेशानी का आलम है। एक और भी शहरी हैं। भाईजान, क्या कुछ डूबा है? बच्चे किधर हैं? बच्चे उन्हें खाना खाया? बस तौसा शरीफ में शिफ्ट कर लिए, कुछ इधर है, बच्चों का पता भी नहीं है। सियासी नुमाइंदा एक भी नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई राशन तकसीम इधर एक किसी के पास भी नहीं हुआ। यकीन करें, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ का इधर बैठा खैमे में बैठा होता, उसका क्या होता? आज हमसे पूछे क्या हुआ है, एक बार हमारा घर भी नहीं बचा। हमसे पूछे क्या हुआ है, हमारे वसेब के कोई आदमी नहीं आया। यकीन करें, बस हम बिल्कुल इनकी जानिब से यही कहना है कि अगर जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनको इस बारे में पता ही भी नहीं होगा कि जब बारिश हो रही है उनका सब कुछ बह गया हो, उनके पास कुछ ना रहा हो, सिर्फ अपनी जानें बचा के जो है वो एक खैमे के अंदर बैठे हों, भूख लगी हो, प्यास लगी हो, सब कुछ, तो ये कैसा दर्दनाक मंजर होगा वो नहीं सोच सकते, उनको महसूस भी नहीं होगा। खुदारा इन लोगों की बात को सुने, खुदारा इन लोगों की बात को समझें, खुदारा कुछ इनके लिए आकर करें, क्योंकि समा की टीम यहाँ तक तो पहुँच चुकी है, लेकिन पहुंचकर इनके हकीकी मसाइल को भी जो है वो बयान कर रही है, इनकी ज़ुबानी से बयान कर रही है, लोगों तक दिखाने की कोशिश कर रही है, इनके हालात दिखाने की कोशिश कर रही है। और ये वो हालात हैं, जो मुकर्रम आप भी दिखा रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी सिंध में मौजूद टीम की हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये देख रही हैं आप मैं किस तरीके से मलिया मेट है मामला, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा। कोई ना घर का निशान है, ना पता चल रहा है कि किसी को यहाँ पर आबाद था। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज़ आई और आके हर चीज़ तबाह करके ले गई। लेकिन उसमें जैसे मुकर्रम भी ये सवाल उठा रहे थे और जो यहाँ के शहरी हैं वो भी बार बार एक ही चीज़ का मुतालबा कर रहे थे कि भाई किसी एक अगर हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचता तो शायद इनका दुख किसी हद तक कम हो जाता। हम इस दुख को देख सकते हैं, शायद किसी हद तक महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन जो इन जगहों पर मौजूद है ना, वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं उस चीज़ को हम नहीं जानते, क्योंकि गुजर उन्हीं पे रही है। हमें शायद उतना एहसास ना हो जाता यहाँ पर मौजूद लोगों का, क्योंकि खुले आसमान तले है, उनके पास खाना पीना है ना, उनके पास जो है वो ऐसी कोई चीज़ है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये थी पंजाब की सूरत हाल। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो बलूचिस्तान की क्या सिचुएशन है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
नया दिन में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पे आने वाली उस आफत की कि जो जाने का नाम नहीं ले रही है। सैलाब से क्या सिंध, क्या पंजाब, क्या बलूचिस्तान और क्या शुमाली इलाक़ाजात, हर जगह तबाही है, बर्बादी है। टीम नया दिन और टीम समा की कोशिश ये है कि उन इलाकों में पहुँच के उन लोगों की, हमारे उन बहन भाइयों की आवाज़ उन मुक़्तदर हल्कों तक पहुँचाएँ जो ये समझते हैं कि शायद इनके गुनाहों की सज़ा है, या फिर अगर उनकी पहले से तैयारी कर ली जाती तो शायद ये वक्त ना आता। ये सवाल भी हम बार बार उठा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से कबल हमने बात की सिंध की और इसके अलावा बात की हमने जनूबी पंजाब वसेब की। अब जरा बलूचिस्तान का रुख करते हैं। बलूचिस्तान जहां पे सबसे पहले इन तमाम तर इलाकों में बारिश शुरू हुई है जून से, और अब ये चौथा अभी भी जारी है। ये तीसरा चौथा लगातार महीना है कि वहां पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर कल्लात, सैलाबी रेने ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। 200 से जायद घर जो है वो गिर गए हैं, जबकि 2 अफराद की जान भी गई है। इलाके में क्या सूरत हाल है, क्या क्या नुकसानात हुए हैं, हमारे नुमाइंदे खुसूसी अहमद रहमान खान ने डीसी कल्लात से बात की है, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, प्रोग्राम नया दिन में हम मुसलसल आपको बलूचिस्तान में सैलाब की तवाकारियों के हवाले से बताते आ रहे हैं। कल्लात अब हम पहुंच चुके हैं। कल्लात का भी हमने मुख्तलिफ जगहों का विज़िट किया। एक यहाँ पर ऐसा भी शख्स था मोहम्मद बख्श, जो अपनी बकरियाँ चराने के लिए घर से बाहर निकला था और उसकी बकरियाँ जो हैं वो पहाड़ी के ऊपर चली गई थी। वो ख़ुद जो है जब उसने देखा कि सैलाबी रेला उस जानिब जा रहा है तो उसने उस सैलाबी रेले को अबूर करके उनकी तरफ जाने की कोशिश की और इस दौरान सैलाबी रेला उसको बहा ले गया, जिससे वो जो है वो इंतकाल कर गया। उसकी लाश अगले रोज़ जो है वो निकाली गई उस सैलाबी रेले से। तो इस तरह कल्लात में क्या नुकसानात हुए हैं। डीसी कल्लात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुसलसल इस वक्त दौरा भी कर रहे हैं कल्लात का, ताकि क्योंकि हम ये देख रहे हैं वक्फे वक्फे से बारिश जारी है कल्लात में। तो मेहरुल्लाह बादीनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कल्लात में जो है वो डिस्टर्बेंस हुई है, क्या क्या जो है नुकसानात हुए हैं, थोड़ा सा हमें ये बताएँ। जी, मानसून बारिशों का सिलसिला कल्लात में 3 जुलाई से जो है वो स्टार्ट है और इस वक्त जो है ये 5वां स्पेल जो है बारिश का वो चल रहा है। तो इस दौरान जो डैमेजेस हमारे पास हुए हैं कल्लात में, मोस्टली वो एग्रीकल्चर का कोई 4,000 एकड़ के करीब जो है क्रॉप्स जो है वो डैमेज हुए हैं। 200 के करीब घर जो है वो पार्शली और फुली डैमेज जो है वो हुए हैं। 2 हमारे पास डेथ्स हुई हैं। इसके अलावा सोलर प्लेट्स, ट्यूबवेल्स, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई। इन डैमेजेस के साथ साथ हमारे जो एक्टिविटीज़ रही हैं एज DDMA ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हमारा एक क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा है PDMA के साथ अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान। तो हर वक्त हमारी नज़र रही है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फोकस रहा है दैट वाज द रेस्क्यू ऑफ पीपल। यहाँ पे कल्लात इज़ अ माउंटेनियस टेरेन, कभी भी कहीं पे जैसे ही बारिशें होती हैं फॉर 2 to 3 आवर्स तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं से फ्लैश फ्लड्स जो है वो इमर्ज हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा वो होता है कि हम जो नियर बाय पॉपुलेशन होता है उनको अलर्ट करा देते हैं। वी डू हैव अ लेवीज़ फोर्स जो कि डिप्टी कमिश्नर के अंडर होता है, उनके थ्रू उन एरियाज़ में उनको मोबिलाइज़ करके लोगों को जो है वो अवेयरनेस दे के और वहाँ से उनको शिफ्ट करा देते हैं टू सेफ़र प्लेसेस। और फिर हमारे पास जो भी रिलीफ़ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रोविज़न ऑफ टेंट्स और फिर उनको फूड आइटम्स वो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। आफ्टर दी रेस्क्यू हमारा फिर यही होता है, जैसे कि मैंने कहा कि इट्स अ माउंटेनियस टेरेन। बहुत सारे हमारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन जो छोटे छोटे आबादियों में पहाड़ों के बीच में है। तो वो जो हमारी आबादियां हैं उनके कच्ची सड़कों का जो है एक रोड नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्लैश फ्लड्स। तो हमारा फिर जो सेकंड फेज़ होता है रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड्स है, उस पे हमारी मशीनरी लग जाती है। CNW डिपार्टमेंट है हमारा, उसको हम मोबिलाइज़ कर देते हैं और फिर हम जो है घरों को, कितने घरों को नुकसान पहुंचा है? जो हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि इट्स द 5th स्पेल गोइंग ऑन, तो हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो 200 प्लस के घर हैं जो पार्शियल डैमेज कुछ हुए हैं और कुछ जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं। अच्छा, इस वक्त कल्लात में हम ये देख रहे हैं सर्दी बहुत बढ़ गई है, तो क्या इंतज़ामात हैं? क्योंकि लोग वैसे ही बारिश से कुछ के घर जो है वो टूट चुके हैं, खुले आसमान तले हैं वो, या आपने टेंट्स फराहम किए हैं तो चलें उसमें हैं, लेकिन सर्दी बहुत है, तो इसके लिए भी क्या कोई कंबल या इस तरह की गर्म चीज़ों का कोई इंतज़ाम किया गया? एग्जैक्टली ऐसा ही है। जो हमारी जो रिलीफ
का जो सामान होता है वो नीड बेस पे है। कुछ जगहों पे हमें टेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे हम राशन उनको प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ जगहों पे घर वगैरह अगर उनका गिर गया है तो उनको हम टेंट दे देते हैं। मौसम की मुनासबत के हवाले से जो हमें रिलीफ का सामान मिलता है उसमें क्विल्ट्स वगैरह भी होते हैं, तो वो भी उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं। अभी तक कितनी फैमिलीज़ को आपने ये राशन या फिर इस तरह की सारी चीज़ें फराहम की हैं, कंबल वगैरह? हमने 600 प्लस फैमिलीज़ को कैटर फॉर किया है इस रिलीफ एक्टिविटी में। जी बिल्कुल, डीसी कल्लात मेहरुल्ला बादीनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। यही बता रहे थे कि जिन घरों को नुकसान पहुंचा है उन घरों के लोगों को टेंट्स भी फराहम किए गए हैं, राशन भी फराहम किया गया है। लेकिन कल्लात ऊंचाई पे वाक़ है, पहाड़ों पर वाक़ ये इलाका है। इसी वजह से यहाँ पर जब भी बारिशें होती हैं तो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार करता हुआ पानी का एक रेला यहाँ से बह जाता है, यहाँ पानी ठहरता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ नुकसानात कम होते हैं। जबकि इसके बाद वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो खुजदार हो या फिर लसबेला हो, वहाँ नुकसानात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। जी अमर गुफ्तगू कर रहे थे और अब हम बलूचिस्तान की सूरत हाल हमने आपको बताई है। ब्रेक पे हम जा रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक से बाद आएंगे हम तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से स्वात में भी तबाही आई हुई है। ये जो स्वात के हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, ये मनाजिर हैं बहरैन के, ये स्वात का बहरैन है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये स्वात का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। बहरैन मदयान के बाद ये आता है और ये उस साइड ये आबादी है, इस साइड पक्की रोड है, उस साइड सारी आबादी है। ये बहुत खूबसूरत घर है, रंग बिरंगे घर हैं यहाँ पे, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल यहाँ बनी है। लेकिन इस मामले पर हम ब्रेक के बाद जो है हमारे नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे अपडेट लेंगे। आखिर जो ये मनाजिर हमने आपको दिखाई है, यकीनन ऐसे मनाजिर है कि शायद जो भी देखे उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। अभी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर से स्वात की बात करते हैं, जिसके करीब दरियाए स्वात में ऊंचे दर्जे का सैलाब और मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैली ने तबाही मचा रखी है। बहरैन के करीब इमारतें पानी बुर्द हो गई हैं। ये मनाजिर हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले भी दिखाए थे। हमारे नुमाइंदे से शहाबुद्दीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। शहाबुद्दीन बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगस्त का महीना था और 2010 का साल था कि स्वात में तबाकुन सैलाब आया था और आज 2022 है और अगस्त का महीना है और आज भी हम देख रहे हैं कि दरिया स्वात बिपर गया है। शदीद बारिशें हो रही है, बालाई इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। और अगर आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं तो इस वक्त दरिया स्वात में भी शदीद तुग़यानी आ गई है। तहसील से जो इतलात मौसूल हुई हैं वहाँ पे कई एक मकानात और इमारतें बह चुकी हैं, सड़कें और राब्ता पुल भी बह चुके हैं और वहाँ पर जो लोग हैं वो नकल मकानी पर मजबूर हैं। इस वक्त मैं मिंगोरा बाईपास में मौजूद हूँ, हमारे साथ एक्सियन इरिगेशन मौजूद है बख्तियार खान। उनसे बात करेंगे कि 2010 और 2022 के सैलाब में कितना फ़र्क है और इस वक्त क्या सूरत हाल है, बहाव कितना है, क्या इसमें मज़ीद भी इजाफा हो सकता है? जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। इस तरह सर कि 2010 में जो मैक्सिमम सैलाब आया था वो 2,10,000 के करीब था। आज 2,27,900 ख्वाज़ाखिला की मुकाम पे है, लेकिन इसमें हरुनई खुर और दीगर ख्वाज़ाखिला का खुर और नीचे जितने भी लोकल नालास खुर्ज है इसकी बहाव उसमें शामिल नहीं है। ये 2,27,000 से कहीं ज़्यादा है और वो भी अभी तक 2,27,000 पूरा पहुंचा भी नहीं है ख्वाज़ाखिला से, उसमें अब भी 2 घंटे लगेंगे। खुशकिस्मती की बात ये है कि अभी तक कोई हमारे हयाताबाद और जो एडजेसेंट एरिया है उसमें कोई डैमेजेस नहीं हुए। हम मेरे पीछे जो भी फ्लड प्रोटेक्शन वाल हमने तामीर की है, आप देख रहे हैं कि अभी तक बिल्कुल फंक्शन कर रही है और खड़े हैं। मेरा सिर्फ मीडिया के ज़रिए आप लोगों के ज़रिए मैं 5 बजे आया था, इन लोगों से या पीछे की तरफ देखे तो सारे यहाँ तमाशाई बनी हुई है, यहाँ पानी अभी और भी ऊंचा हो रहा है। तो
तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि ये लोग इधर से जल्द अज जल्द निकल जाए। ये कोई तमाशा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब आ रहा है। ये 2010 के सैलाब से भी ज़्यादा है। तो मेहरबानी करके इन लोगों को आपने यही पैगाम पहुंचाना कि वो यहाँ से मकानात है, इनको क्या हिदायत दी गई है कि वो भी घर खाली करें? मैं सुबह जब 5 बजे आया था तो मैं 2-3 घरों में खुद गया इस रोड पे। मैं 4 घंटे मेरे हो गए इधर। तो हर एक आदमी को मैंने कहा कि अभी ऊपर सैलाब 2,27,000 से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अब कम है लेकिन अब निकल जाए। मेरा जो एक्सपीरियंस है 2010 में मैं यहाँ SDO था, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये अभी आप देखें रोड पे भी अभी पानी चढ़ रहा है। तो मैंने इन लोगों को ये कहा कि अब निकल जाए, कोई ज़रूरी सामान लेके आप जाए यहाँ से कि सेफ जगह पे आप मुंतकिल हो जाए। तो यही हमारी गुजारिश है इनको। बहुत शुक्रिया। अगर आपको कैमरामैन फरजंद अली दिखा सके, ये गौरव बाईपास है और गौरव स्ट्रीट भी है, यहाँ पे होटल्स भी हैं और इसके पीछे मकानात भी हैं, कई एक मोहल्ले हैं। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है और पानी अब भी जो है सड़कों पे निकल आ गया है और अब भी इसमें मजीद इजाफा भी होगा। जिस तरह एक्सियन इरिगेशन ने बताया कि इसमें मजीद इजाफा हो सकता है और उनका ये भी कहना था कि 2010 में जो सैलाब आया था ये इससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब है और लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो। और जो इंतज़ामिया है वो भी मुतहर्रिक हो गई है, हिफाजती इक़दाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं उनको दी जा रही है कि वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। शहाब ने ये तमाम तर सूरत हाल बताई। शहाब, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम आपको ये जो मनाजिर दिखा रहे हैं ये है तहसील बहरैन और तहसील मदयान, जो बिल्कुल बराबर में लगती हैं। ये एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये तबाही आई क्यों और ये तबाही हो क्यों रही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह, जिसको आगे चल के आने वाले शोज़ में हम बात करेंगे, उसकी बहुत बड़ी वजह यहाँ पे बेदरेग और बग़ैर देखे यहाँ की कंस्ट्रक्शन है, जो कि सैलाब के आने वाले रास्तों पे बना दी गई। अब दरिया किनारे होटल्स, दरिया किनारे घर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब दरिया बिफरता है, जब दरिया को गुस्सा आता है, जब सैलाब आता है, तो सैलाब अपने रास्ते में आने वाली, चाहे वो जायज़ हो या जिसको कहते हैं ना नाजायज़ घर बने हो, चाहे वो तजावुज़ात हो, सब कुछ बहा ले जाता है। एक बहुत बड़ी वजह है वहाँ पे तजावुज़ात का बन जाना, बग़ैर देखे होटल्स और घरों का बन जाना, और इतनी ज़्यादा तादाद में ये चीज़ एक टाइम बॉम्ब की तरह थी और इसको एक ना एक दिन होना था और ये चीज़ हो गई। और फैसल देखें कि आप किसी भी जगह को इतना आई कैच बनाने के लिए अगर इस तरह से बेपनाह घर बनाएंगे, होटल्स बनाएंगे, लोगों के रहने के लिए जगहें बनाएंगे, तो ये भी तो सोचे कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो फिर ये इन जगहों का होगा क्या। लेकिन बदकिस्मती से हम ये सोचते नहीं है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने पैसा कैसे कमाना है, हमने अपना काम कैसे चमकाना है। अब जो ये इमारतें गिरी हैं, जो ये इमारतें जो हैं, कितना नुकसान हुआ है इसका, और सोचें कि इसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। और खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जैसे कि एक ये ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, और अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता लोग मौजूद हों तो कितना जानी नुकसान है, क्योंकि इससे बढ़ के कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। तो आम सूरत हाल जो कि हमने अपने नाज़रीन को दिखाई, और अभी लेंगे एक ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची में डेंगू केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, सिंध गवर्नमेंट क्या इक़दाम कर रही है, इस तमाम तर मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। अब हम बात करेंगे डेंगू के केसेस में इजाफे की। बारिशों के बाद डेंगू मच्छर की तादाद में इजाफा हो रहा है पूरे मुल्क में, और ख़ास तौर पे कराची में डेंगू केसेस में होश रुबा इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से हम जानते हैं मज़ीद। मुदस्सिर, बताइए। बिल्कुल, मानसून का सीज़न है, सीज़न में मुख्तलिफ वबाई अमराज का आउटब्रेक है। बिलखसूस डेंगू का मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में 53 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं, और ज़िला शर्की में 24 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और बाकी ज़िला में भी काफ़ी ज़्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं।
अगस्त के महीने में तकरीबन 780 से ज़्यादा केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं और ये वो स्टेट्स हैं जो हमने वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से हासिल किए हैं। मरीज़ जो हैं डेंगू के ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं और वहाँ का जो डाटा है उसे कलेक्ट करना हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और महकमा सेहत सिंध के लिए भी मुश्किल है। ताहम जो ओवरऑल सिचुएशन है इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि रोज़ाना दर्जनों केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो रहे हैं और इस मर्ज़ से बचने के लिए शहरियों को फ़ौरी तौर पर हिकमत अमली अपनाना होगी, हुकूमत को भी हिकमत अमली अपनाना होगी क्योंकि ये मर्ज़, इसको माहिरीन का कहना है कि लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ है। इस डिज़ीज़ में ये होता है कि जिस्म के वाइट सेल्स बहुत तेज़ी से कम होते हैं और जिस्म से खून का अखराज भी हो सकता है जिससे मौत भी वाक़या हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि मॉनसून में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लार्वा के लिए फ्रूटफुल होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है इसके लार्वा की और मच्छर की, ये मादा मच्छर इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है और ये दो औकात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। मगरिब के वक्त ये मच्छर काटता है या फिर फजर के वक्त। तो पार्क्स में जो लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, कवर्ड ड्रेस पहने और इसके अलावा घरों में जो है मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल करें। बच्चों को भी बचाएं क्योंकि कवर्ड ड्रेस बहुत उनके लिए ज़रूरी है। तो इस सीज़न में ये तेज़ी से मर्ज़ बढ़ रहा है और इससे बचने के लिए फ़ौरी तौर पर जो है हिकमत अमली की ज़रूरत है। अगर हम बात करें महकमा सेहत सिंध की तो उसकी जानिब से भी कोई खातिर खा जो इंतज़ाम नहीं देखे गए क्योंकि हर साल हमने देखा है कि स्प्रे किया जाता है मुख्तलिफ़ अज़ला में, लेकिन इस बार कहीं पे भी ये स्प्रे हमने नहीं देखा जिसकी वजह से ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इनफरादी तौर पर शहरियों को चाहिए कि अपने घरों की छतों पर जो पानी मौजूद है, साफ़ पानी है, उसको वहाँ से ख़त्म किया जाए और जो बर्तन जहाँ मौजूद है पानी उसको देखा जाए, उसको बर्तनों को खाली कर दिया जाए ताकि लार्वा की ग्रोथ ना हो सके। और सरकारी हमने पार्क्स में भी एक चीज़ देखी है जो हमारे लिए काफ़ी परेशान कुन है कि यहाँ पर फव्वारे जो हैं वो भी चल रहे हैं और पानी स्टोर है, इसी पानी के अंदर, साफ़ पानी के अंदर इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोई भी इंतज़ाम नहीं देखे गए। जी ठीक है मुदस्सर, बेहद शुक्रिया आपका। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सईद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। कराची में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि कोविड भी बढ़ रहा है, डेंगू भी बढ़ रहा है, फिर बारिशें हैं, मुख्तलिफ मज़ीद बीमारियाँ जन्म ले सकती है। सर ऐसे में वो लोग जिनको 1 से 2 दफ़ा डेंगू हो जाता है, लाइक वो पहले डेंगू का शिकार होते हैं और फिर दोबारा उन्हें डेंगू हिट करता है और वो कोविड से भी गुजर चुके हैं, उनका इम्यून सिस्टम किस लेवल पर आ जाता है स्पेशली डेंगू से लड़ने के मामले में? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बारिशों के साथ और फ्लड के साथ आइडियल और यकीनन रिपोर्ट में बताया बहुत बढ़ है और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगे। अभी तक अच्छा डॉक्टर सईद से हम दोबारा रब्ता करेंगे क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी बनी हुई है कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कोविड से हम फाइट कर रहे हैं और अब सोने पे सुहागा जो है अब ये बीमारी भी अब आ रही है, डेंगू भी आती जा रही है, बारिशें भी हैं। अब उसका सबसे बड़ा मसला पानी जो जमा होता जा रहा है उसमें ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, साफ़ पानी में ये जो तमाम तर मामलात होते हैं। अच्छा और अब मैं इस पर एक चीज़ और भी फोकस करनी है, डॉक्टर साहब से तो बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन और इसकी तमाम तर चीज़ें, वो जो टाइमिंग होती है इसकी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इस पे कोई स्प्रे हो रहा है या नहीं हो रहा है हुकूमत की तरफ से, क्या इस पे स्प्रे मार मुहिम का आगाज़ हुआ है? नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता अगर बहाल हो गया तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी, सर अगर आपने, ठीक है हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं, तो अगेन वही चीज़ कि देखें मुख्तलिफ चीज़ें जिनको समझने की ज़रूरत है। डेंगू साफ़ पानी में ये मच्छर पैदा होता है कि अगर आपने घर में पानी इकट्ठा किया हुआ है तो बारहा आपसे यही कहा जाता है कि प्लीज़ आप उसको कवर कर लें। और जो गंदा पानी बारिश का जमा होता है ना, गलियों में हम देख रहे होते हैं, कहीं पर मस्जिद के बाहर हो गया, शॉप्स के बाहर हो गया, उससे मलेरिया ज़्यादा फैलने का ख़दशा होता है। सो ये डिफरेंट डिजीज़ हैं, इनसे एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आप बात अपनी मुकम्मल कीजिएगा। जी आपके सवाल के रिस्पॉन्स में ये बताऊंगा, जो लोग पहले से डेंगू से मुतासिर हैं अगर ये दोबारा मुतासिर होते हैं तो उनके लिए ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इस तरह होती है कि पहले से जो डेंगू का 4 सीरोटाइप्स होते हैं, तो दोबारा अगर नया सीरोटाइप मुतासिर करता है तो ये काफ़ी जानलेवा क्षेत्र इख्तियार कर सकता है
स्पेशली जब उनको कोई और बीमारी हो, कोविड में सिस्टम ऑलरेडी काफ़ी इफेक्टेड हो सकता है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। इस वक्त डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में मुसलसल इजाफा होगा, क्योंकि बारिशों का सीज़न है और काफ़ी बाहर पानी जमा हुआ है और इसमें मच्छर अंडे देते हैं और लार्वे निकलते हैं और ये सिलसिला तकरीबन आने 2-3 महीने तक जारी रहेगा। हमें चाहिए कि अपने आप को डेंगू समेत बाकी जो जितने भी बीमारी है मच्छर या वेक्टर बॉर्न उससे महफूज रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें घरों के बाहर तो शायद लोग फिर एहतियात बरत लें, लेकिन घर के अंदर वो ये समझते हैं कि जी क्यों बिकॉज वी आर इनसाइड आवर हाउसेस तो हम सेफ़ हैं। देखने वालों को ये भी बताइएगा कि घरों में रहते हुए वो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। बिल्कुल 3 तरह के इक़दाम हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो इंफरादी तौर पे कि हम अपने कपड़े ऐसे पहने कि हमें मच्छर के लिए जगह ना बचे, वो काट ना सके। दूसरा, मच्छर मार अहतियात करें और या कोई ऐसी अहतियात लगा सकते हैं। इंफरादी इक़दाम सही। फिर इज्तिमाई तौर पे घर के लोग घर में जितने भी खुले बर्तन है जिसमें पानी जमा उसको ढक के रखें, या जहाँ भी कमरों में लोग पानी डालते हैं तो वो इतना ज़्यादा ना हो कि वो काफ़ी देर तक रहे और उसमें मच्छर परवरिश पा सकें। फिर जितने भी सफाई के इक़दाम करें और ख़ुसूसन जालियाँ लगाएं, खिड़कियों पे जालियाँ लगाएं ताकि मच्छर का दाखिला जो है वो रोका जा सके। सही है। गवर्नमेंट लेवल पे इक़दाम हैं कि मोहल्ले को सफाई करें, आप जो पानी टोहड़ वगैरह उसकी सफाई करें, तो वो इज्तिमाई और गवर्नमेंट सतह पे है। लेकिन बहुत सारे इक़दाम ऐसे हैं जो हम इंडिविजुअल इंफरादी तौर पे और घर के अंदर कर सकते हैं। सही है। हम इस मौजूद मरज़ से बच सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ समझाएगा, जैसे कि ये कहा जाता है, ठीक है, जब हम डेंगू की स्पेशली बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्प्रे किया जाता है, मच्छरदानी के इस्तेमाल का कहा जाता है। हर किसी से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई प्लीज़ जब तक जो है वो डेंगू का सीज़न है आप फुल स्लीव्स पहने, हाफ स्लीव्स जो है वो पहनना छोड़ दें बिला ज़रूरत, फजर के वक्त या फिर मगरिब के वक्त घर से बाहर ना निकलें। अब हमारा सवाल डॉक्टर साहब से यही था कि मैं उनसे पूछूंगी, ये जो सर बताएगा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि फजर या फिर मगरिब के टाइम ये मच्छर ज़्यादा एक्टिव होता है, वाकई ऐसा है? अच्छा, इसमें अगर हम एहतियात हर वक्त करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फजर और मगरिब ये या स्पेशली अक्सर लोग कहते हैं साफ पानी गंदा पानी, तो हर मच्छर से हमें मुहतात रहना चाहिए। डेंगू के अलावा भी इस तरह की बीमारियाँ हैं जो जिनकी किसी भी वक्त वो आपको मच्छर काटे तो वो हो सकते हैं डेंगू के अलावा। तो सिर्फ डेंगू से बचने के लिए सिर्फ अगर हम 2 टाइम रखें और बाकी एहतियात ना करें तो ये कोई ज़्यादा मुफीद मशवरा नहीं हो। इसलिए मैं मशवरा ये देता हूँ हर वक्त जब भी हो आप मच्छरों के काटने से अपने आप को महफूज रखने के इक़दाम करें। फजर और शाम के वक्त बिजली के इस वक्त ये काफ़ी बात कही जाती है कि एक्सपोजर ज़्यादा होता है, निकलते हैं और मच्छर जो है वहाँ पर होते हैं, काट सकते हैं। लेकिन हर वक्त अपने आप को मच्छर को काटने से बचाना चाहिए, क्योंकि डेंगू के अलावा मलेरिया भी है, चिकनगुनिया भी है और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो मच्छरों के काटने से फैलते हैं और उनके औकात होती है जो बहुत शाम के हैं। तो हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है या मच्छर से फैलने वाली बीमारी है उससे अपने आप को महफूज बनाया जाए और हर तरह के मच्छरों से महफूज रहा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद थे। अपने आप को सेव करना है क्योंकि डेंगू जो मर्ज़ है उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है आपने, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, अभी एक और परेशानी आ रही है, तो प्रिवेंशन जो है इट्स बेटर देन क्योर। आगे बढ़ें। अंदरूनी सिंध बारिशों और ये हमेशा ही रहती है, अंदरूनी सिंध जो बारिशें सैलाब हैं इनको बनाया गया जवाज़ और कराची में सब्जियों की कीमतों में किया गया है होश रुबा इजाफा। और इसी बारे में हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने मुख्तलिफ बाजार में ख़रीदारों और जो सब्ज़ी फरोश हैं उनसे बात की है, क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। बारिशों और सैलाब के बहाने से कराची में सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो चुका है। अब हर सब्ज़ी डबल सेंचुरी से ऊपर जा चुकी है और सबसे अहम तरीन बात यह कि सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। कराची के सार्फिन क्या सोचते हैं और इतनी महंगी ख़रीदारी वो किस तरह कर पा रहे हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। सब्जी भी हम लोग नहीं खा सकते, बहुत महंगी है। बस ये बात बोल रहे बारिश की वजह से माल बह गया है। धनिया पुदीना 10 रुपए का 3, अभी तो 50 रुपए का 1। क्या कहूँ हुकूमत से, हुकूमत तो खुद बेकार है, किस काम की है हुकूमत। चीज में महंगारत
गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? ये 7,000 का बिल में भर के आई हूँ, अभी 1 महीने का 7,000। पेट्रोल पर, डीजल पर वहाँ दाम चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर खाने पीने की एशिया पर दाम चढ़ाते हैं। हर चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है? तो 60 रुपए किलो प्याज बिक रही है, 200 रुपए किलो बेच रही है। 1 लूटा मारी हुई है, सब चीज़ों पे रेट बढ़े हुए हैं। हुकूमत सो रही है, बस जो मनमानी में आ रहा है बेच रहा है। माल आ नहीं है ना, पैदावार है नहीं, माल इससे बहुत महंगे चलने हुए। क्या कच्चे आइटम है ना, बारिशों में पैदावार नहीं होती इसकी। कराची के शहरी महंगे दामों सब्जियां कब तक खरीदते रहेंगे और सैलाब की आड़ में उनकी जेबों पर डाका कब तक डाला जाएगा, इसका जवाब किसी सरकारी अफसर के पास मौजूद नहीं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ठीक है खुर्शीद, बेहद शुक्रिया आपका। अब जरा आगे बढ़ते। फैसल, सवाल है मेरा आपसे ये, क्या आपको पता है कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने पाकिस्तान में भी डीमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करा दिए? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ना सिर्फ मुल्क में इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक डीमेरिट पॉइंट सिस्टम का आगाज़ हो गया, बल्कि खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मज़ीद तफसील पहले जानेंगे कोयटा से नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में। मोटरवे पुलिस का अहम इकदाम, पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक डीमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग के मुर्तकिब ड्राइवर्स को 6 डीमेरिट पॉइंट और गैर कानूनी लाइट्स इस्तेमाल करने पर 4 डीमेरिट पॉइंट दिए जाएंगे। 2 साल में 20 डीमेरिट पॉइंट हासिल करने वाले ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 30,000 अमवात ट्रैफिक हादसात की वजह से हुई है। इस सिलसिले में हमने चंद इक़दाम किए हैं आपकी हिफाजत के लिए। उम्मीद है आप इनको सराहेंगे और इन पर अमल करेंगे। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्क के तमाम अजला के 80 लाख से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा हासिल कर लिया गया है। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ मकामात पर स्पॉटर्स खड़े कर दिए हैं। ये स्पॉटर्स यानी ये हमारे पुलिस वाले, इनके पास हाई डेफिनेशन कैमरे मौजूद हैं और ये किसी भी पॉइंट पे खड़े होंगे जहां से ये आपकी तस्वीर ले सकेंगे और वो उस तस्वीर में क्लियरली नजर आएगा गाड़ी का नंबर और ये बात बड़ी क्लियर होगी कि आपने सीट बेल्ट पहनी है कि नहीं। हुकाम के मुताबिक डीमेरिट पॉइंट सिस्टम को नाफिज करने का मकसद कौमी शाहराहों और मोटरवेज पे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर काबू पाना और हादसात की शरह में कमी लाना है। नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर उस्मान अनवर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, AIG मोटरवे पुलिस, और उनसे जानेंगे कि क्या इकदाम स्पेशली जो मुसाफिर बसें हैं उस हवाले से किया जा रहा है। सर प्लीज़ बताएगा, मुसाफिर बस और गाड़ियों में मुसाफिर की सेफ्टी के हवाले से क्या क्या स्टेप्स हम लिए जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी हियर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने इंपॉर्टेंट चैनल और प्रोग्राम में मोटरवे पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू को आने पे हमें हमारी बात करने का मौका दिया। वी आर थैंकफुल। मोटरवे पुलिस जो है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, ना सिर्फ मोटरवेज पे बल्कि नेशनल हाईवेज के ऊपर जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको एक बड़े मुनज़्ज़म निज़ाम के जरिए इनको अरेंज कर रहे हैं। गो के एक्सीडेंट्स फिर भी होते हैं और ये वर्ल्ड ओवर होते हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, पाइलअप्स भी हो जाते हैं मोटरवेज पे। लेकिन हमने इसके लिए बड़ा एक मजबूत निज़ाम बनाया हुआ है, जिसके जरिए हमने ट्रैकर सिस्टम लगाया है बसों में, जिनको अपने सिस्टम के साथ भी हमने इंटीग्रेट किया है ताकि ड्राइवर सो ना जाए। हमने इसमें एंटी डोजिंग डिवाइसेस लगाई हैं, इनके टाइम चेक शीट्स बनाई हैं। सही वाली PSV या पब्लिक सर्विस व्हीकल मोटरवे पर चढ़े, इसके लिए चेकिंग की जाती है व्हीकल्स की। मोटरवे पर चढ़ने से पहले फेस वॉश की एक्टिविटी कराई जाती है और उसके साथ देखा जाता है कि अगर लेट टाइमिंग्स हैं तो उसमें हमने डैश कैम लगाने का, यानी डैशबोर्ड के अंदर कैमरे लगाने का सिलसिला किया है ताकि वो कैमरा ना सिर्फ सवारी को देख सके और इनके साथ साथ ड्राइवर को देख सके, बल्कि बैक पीछे जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर भी इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सके और लाइव भी दिखा सके। इसके अलावा इनके जो हमने ट्रेनिंग कोर्सेज ड्राइवर्स के और ड्राइवर के साथ हमारी जो उनकी जो कैंप है, उनके मेडिकल कैंप्स हैं, वो भी शुरू कर रखे हैं। और एक मजबूत मिश्रा मैंने अर्ज किया कि निज़ाम इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है ताकि मोटरवे को ना सिर्फ महफूज बल्कि बड़ा ही कंफर्टेबल और बेस्ट जर्नी इन द वर्ल्ड के तौर पे हम पेश कर सकें।
एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो डीमेरिट का निज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग और ये सारे, ये कैसे की जाएगी, इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, ये बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप बाहर के मुल्कों में देखते हैं, हमेशा हम लोग पाकिस्तानी जो है वो बाहर की मिसाल देते हैं कि ये अमेरिका में ये है, यूरोप में ये है, और उनकी मिसाल देके वो वाले रिजल्ट मांगते हैं जो कि लोगों का हक है। तो लोगों का जो फ़र्ज है, जो फ़राइज़ हैं, वो भी ऐसे ही होने चाहिए। पाकिस्तान में जो ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम्स हैं वो प्रोविंशियल बॉडीज भी करती हैं, और इसके बहुत सारे इदारे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज भी हैं, मोटरवे पुलिस के पास भी ऐसा ही सिस्टम मौजूद है। हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि जो चालान्स होते हैं उनको हम पॉइंट सिस्टम के जरिए करें, और पॉइंट सिस्टम के जरिए करने की वजह से हम इसको ऐसा कर लें कि अगर एक खास हद से ज्यादा किसी के पॉइंट्स कट जाएं तो उसका लाइसेंस मनसूख हो, और बगैर लाइसेंस के ड्राइव करने की ऑब्वियसली मोटरवे पे इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, या किसी और जगह पे भी। तो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट अ सिस्टम, और इस सिलसिले में हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है उन्होंने एक नो मोर कैंपेन शुरू की है। नो मोर कैंपेन में हम मोटरवेज के ऊपर खास तौर पे, और बाद में हम नेशनल हाईवे पे भी इसको फैलाएंगे, किसी किस्म की जो एरर है, किसी किस्म की भी जो फॉल्ट है, उसके ऊपर हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के ऊपर लेके आए हैं, और अफसरान के भी इसमें चलान हो रहे हैं, आला हुकाम के भी इसमें चलान हो रहे हैं, और उसमें हमारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम इसको फोरगो करें। और इसमें नो मोर कैंपेन में हम गाड़ियों को चेज भी कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई ब्रेक करके निकलता है लॉक, उसको चेज करते हैं, और फिर इस तरह जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे पॉइंट सिस्टम के साथ, या इसको काटेंगे पॉइंट्स को, तो फिर आप देखिएगा कि इसकी जो एक श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट है, उसकी वजह से मोटरवेज को हम मजीद सिक्योर करने में कामयाब होंगे। ज़बरदस्त सर। अच्छा, हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ वक्त में मोटरवे पर नाखुशगवार वाक़यात हुए जिनको शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। अब वहाँ पर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा रूट है, आपने एक लंबा सफ़र तय करना है, रात में भी अक्सर जगहों पर हम देखते हैं कि जी लोग घबरा भी जाते हैं, लेकिन चूँकि मोटरवे पुलिस मौजूद होती है, ये एक अलग चीज़। लेकिन इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतज़ाम को मज़ीद सख्त करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? जी, बड़ा आपका मुनासिब और अच्छा सवाल है। मोटरवे की सेफ्टी दो किस्म की है, एक है रोड सेफ्टी जिसमें मैंने पहले बात कर ली, पूरा सिस्टम है, और एक जी ठीक है, ठीक है। मोटरवे पुलिस और मोटरवे पुलिस के इक़दामात और ये जो सिस्टम है, और स्पेशली जो डीमेरिट का सिस्टम है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा। जी, मोटरवे पुलिस पे एक सेफ्टी रोड सेफ्टी है, और दूसरी लोगों की सिक्योरिटी है। इस सिलसिले में हमारे पास अब आप हैरान होंगे कि मोटरवे पुलिस अब तक 46 इसमें लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी करते हुए शहादतें हो चुकी है मोटरवे में अभी तक। इसमें सारी की सारी लाजमत किसी डाकुओं और दहशतगर्दों से नहीं होती, लोग रोड सेफ्टी देते हुए भी होती है। हमारे पास ट्रेनिंग का सिस्टम मौजूद है, स्टेट ऑफ द हमारे इंस्पेक्टर जनरल हैं, पहले कमांडेंट रहे हैं, इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट एक सिस्टम बनाया है, जो कि हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वहां पे हमारे लड़के और लड़कियां और बड़ा फ्रेश और ईमानदार ब्लड है। वी आर प्राउड कि ये एक जीरो करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे पाकिस्तान में फॉर डेकेड्स जानी जाती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की डेडिकेशन ऑफ ड्यूटी में हमारी लड़कियां भी शहीद हुई हैं, बंदे भी शहीद हुए हैं, लेकिन हमने मोटरवे को महफूज रखा है। हमारी गाड़ियों में लाजिमात है वेपन्स भी मौजूद है, हमने कैमरा सिस्टम भी लगाए हैं, हम इसको सिक्योरिटी के लिए ITS के साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के जरिए। और मुख्तलिफ हमने जो सिस्टम बनाए जिसमें बॉडी कैम शामिल है, हमारे ऑफिसर्स के गाड़ियों के अंदर कैमरास मौजूद है, ट्रैक का सिस्टम मौजूद है। इसके साथ साथ हम साइड की वॉल्स को भी, या साइड की जो हमारी जाली है उसको भी मुकम्मल रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ भी लाइजॉन रखते हैं। और एक आज जो वाकया बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ था, वो मोटरवे पुलिस का उस तरह का इलाका, उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी वो के पाकिस्तान की सारी लॉ एनफोर्समेंट की बनती है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था, लेकिन हमारे पास उस तरह हमारी डायरेक्ट जिम्मेदारी में नहीं आता था। अभी जहां पे भी हम हैं, आप ये देखिए बलूचिस्तान में और जिस मुख्तलिफ जगहों पे सैलाब आया है, वहां पे हमारे जवान दिन रात लड़के और लड़कियां दोनों मौजूद हैं और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और उनको एज अ क्लाइंट समझते हैं, और इनकी इंशाल्लाह ताला इस तरह ही कदर इज्जत मंजिलत के साथ हम इंशाल्लाह ताला इनको बेहतर से बेहतर रोड सेफ्टी मुहैया करेंगे। डॉक्टर उस्मान साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाहर जैसे हम काफ़ी, आपने भी मिसालें दी, हम भी मिसाल देते रहते हैं, बाहर मुल्क, तो वहाँ पे एरियल सर्वेलेंस का एक कॉन्सेप्ट होता ही है, और दूसरा एरियल बैक एंड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है। सर्वेलेंस के आप देखते रहें क्या मामलात हो रहे हैं, ऊपर से आपको नज़र आ रहा है, और एरियल सपोर्ट से मेरी ये मुराद है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो जाता है तो वो वहाँ से उसको एयरलिफ्ट किया जाए। हम इस निज़ाम तक पहुँचने में अभी कितना दूर हैं, या कोई फ्यूचर आपका प्लान है इस हवाले से?
वैसे तो बड़ा ही एक झटकी सी बात है जिसको कहते हैं ऐसे मतलब नॉर्मल सी बात होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो हमारे पास हमने ड्रोन्स का भी सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको अर्ज किया सर्वेलेंस हम गाड़ियों से भी कर रहे हैं। आपको जो हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं इसको हमने सेफ सिटीज के साथ भी कनेक्ट किया है अपने सिस्टम्स को। हम इसके अंदर जो मशीन रीडेबल या कैमरा रीडेबल नंबर प्लेट्स के साथ RFIDs के साथ भी कर रहे हैं। जो आप हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन की सर्विसेज की बात कर रहे हैं उसमें हमें अगर आप ये फैसिलिटी देंगे लाजमत इसकी पूरी डिवीजन बनानी पड़ती है और पूरा इसका सिस्टम बनाना पड़ता है। जो ही गवर्नमेंट देगी वी आर रेडी फॉर दैट। हमारे पास अपने एम्बुलेंस सिस्टम अलबत्ता मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये प्रोवाइड करते हैं। और आप ये देखेंगे आपने अक्सर मोटरवे पे ट्रेवल किया होगा, क्योंकि चलान पे लाजमत है कोई भी खुश नहीं होता। अगर मैं भी स्पीड करूंगा, ओवर स्पीड करूंगा तो मेरा भी ये चलान करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखिए कि हमारे से लोगों को शिकायत नहीं बल्कि हमने सर्विस प्रोवाइड की है। अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी और एयरलिफ्टिंग सिस्टम जिस बाहर की आप मिसाल दे रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और आपके चैनल के वसातत से जो कि हमेशा एक पॉजिटिव यानी इम्पैक्ट भी देता है, पॉजिटिव मैसेज भी देता है, ये अगर आप इसको लेकर आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो भी दे रही है और देगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, बहुत इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही और ये बड़ा ज़रूरी है। मोटरवे पुलिस तो अपने इकदाम कर ही रही है, लेकिन जो आवाम हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट इतनी कि प्लीज़ आप भी थोड़ी एहतियात बरता करें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज, राना सनाउल्ला, मौलाना फजल रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, अदालती कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। देखिए, आज मुकामी वकील हैं अली एजाज भुट्टो, उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई थी जिसमें मरीम नवाज, राना सनाउल्ला, मौलाना फजल रहमान और दीगर के जो माजी के बयानात हैं उनका हवाला देकर ये सलाह की गई थी कि इन सब के खिलाफ कोई अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस दौरान ये स्पष्ट किया कि जब ये सब बयानात दिए गए उस वक्त किसी के कान पर क्यों न रेंगी, और ये इन सारे बयानात में अगर सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है तो दरखास्तदार उन्हीं अदालतों में क्यों नहीं जाते? क्या इस हाई कोर्ट से मुताल्लिक कोई किसी बात का जिक्र मौजूद था? ऐसे स्पष्ट जब किया गया तो उसके बाद दरखास्तदार की जानिब से अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका। इस पर इस दरखास्त को नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दिया गया है। ठीक है सुहेल, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हमारे मुल्क में टैलेंट बेपनाह है, बिल्कुल भी उसकी कमी नहीं है। कमी है तो विल की, कमी है तो उसको पॉलिश करने की, और कमी है तो हर बार की तरह फंड्स की। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि IFBB एशिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जो है उसका इवेंट होने जा रहा है सितंबर में। 5 सितंबर से ये बिश्केक में होगा, ये शेड्यूल्ड है। और पाकिस्तान के इसमें 10 बॉडी बिल्डर्स जो है शिरकत करेंगे इस चैम्पियनशिप में। मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान और मिस्टर जूनियर पाकिस्तान भी इन एक्शन होंगे। आज हमने जिनको मदऊ किया है वो मिस्टर जूनियर पाकिस्तान बन चुके हैं। उनके बनने की ये जो कहानी है ये भी अपने आप में बहुत मायने रखती है। हमारे साथ गुलनवाज खान मौजूद हैं और इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल तारिक ज़फ़र साहब मौजूद हैं, जो ख़ुद बड़े ज़बरदस्त चैंपियन रह चुके हैं। तारिक भाई, आपका बहुत शुक्रिया आने का, और गुलनवाज आपका भी बहुत शुक्रिया आने का। अच्छा, मैं इससे पहले कि गुफ्तगू करूँ, कहानी सुनाए हम। जी, तस्वीरों के ज़रिए ज़रा कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। देखिए ज़रा, ये गुलनवाज हैं और अभी हमारे सामने कितने सूटेड बूटेड बैठे हुए हैं। और इस वक्त गुलनवाज ये काम करते हैं शाम में। गुलनवाज, ये सुबह से लेकर तकरीबन रात 9 बजे तक। सुबह से लेकर रात 9 बजे तक। ये कहाँ पे काम करते हैं? ये औरंगी टाउन 4 नंबर में। औरंगी टाउन 4 नंबर में। और ये लकड़ी का, ये लकड़ी काटने का और ये सारा काम है? जी, शटरिंग के पट्टे काटते। शटरिंग के पट्टे काटते हैं। ओह, तो ये किस तरह मुमकिन हुआ कि आपने ये वाला काम और फिर जिस जगह पर आप मौजूद हैं, ये बड़ी अलग अलग सी चीज़ है। मैं चाहूँगी ज़रा जो लोग नाजरीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपको सुनना चाह रहे हैं, उन्हें ज़रा अपनी स्टोरी बताइए। सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह से सब कुछ मुमकिन था? मेरा तो सफ़र इस तरह मुमकिन था, पहले मैं जाता था स्कूल में मैं पढ़ता था, हर बार ही फेल आता था। तो वालिद साहब को मैंने बोला और मुझसे जो है ना पढ़ा नहीं जाता है। तो वालिद साहब ने बोला आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते, क्या वजह है? पर मैंने बोला मेरा दिल नहीं करता है। वालिद साहब ने बोला आ जाओ आप काम करो। बस फिर काम करते थे। बहुत छोटी उम्र से मैं काम करूँ, तकरीबन 14 साल का था, ऐसी कुछ का था। मैं बहुत छोटी उम्र से काम करूँ और माशाल्लाह से मेरी एज 18 साल है। मैं अभी तक के काम कर रहा हूँ।
तकरीबन सुबह 7 बजे उतरते हैं काम के लिए, तो तकरीबन 9 बजे भी चले जाते हैं, कभी नाइट भी लग जाती है, कुछ पता नहीं होता है काम का। गुलनवाज, जब आप ये इतनी मेहनत का काम करते हैं, जो असल मेहनत आप करते हैं वो किस वक्त करते हैं भाई? वो टाइम निकालना पड़ता है काम से। कैसे मैनेज करते हैं ना, सुबह से लेकर रात 9 बजे तक आप एक काम कर रहे हैं, तो फिर क्या 9 बजे के बाद सोते नहीं हैं? सोते हैं, क्यों नहीं सोते हैं। जिसके अभी सुबह जो है ना हम लोग उठ जाते हैं ना, तो मैं 7 बजे निकलने ही करता हूँ घर से पहले। मेरे को तकरीबन 9 सवा 9 बजे घर पहुँचना पड़ता है। वही मैं बड़े भाई से चुप के जाता हूँ जिसका नाम है बख्तावर खान। अच्छा। मैं उनसे चुप के आता हूँ। जब मैं आता हूँ ना तो वो बैठे होते हैं टाल में, तो मैं घर के नीचे के गेट से घुसता हूँ, फिर मैं काम के कपड़े चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं लेट उतरा हूँ। उनको पता नहीं चले कि सुबह भी जिम। अब उन्हें पता चल गया होगा, वो अब सुन रहे होंगे आपको। अब तो उन्हें पता चल गया है। तो मुझे बताएं, ये किस तरह से इस ट्रैक की तरफ आए, किस तरह से आपने कहा कि मुझे बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना है, कैसे मुमकिन हुआ ये? मेरा एक भाई है खालिद, वो पहले एक्सरसाइज करता था, हम छोटे छोटे होते थे, हम उनके साथ जाते थे जिम शर्ट लेके। वो कमीज उतारते थे, हम कहते थे भाई शर्ट पहनो, फिर एक्सरसाइज करते थे, दबाते थे। हम कहते थे इसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमें भी एक बॉडी बनानी पड़ेगी। तो आपने वहाँ से इंस्पिरेशन ली। अच्छा, स्टोरी आप लोगों ने ये देखी और अब ये एक जो हमारी पहचान है, जो कि सुबह से शाम तक लकड़ी का काम करता है और उसके बाद अब रिप्रेजेंट करने जा रहा है हमारे मुल्क को, और किस तरीके से ये इसी सारी सिचुएशन में रहते हुए ये जूनियर का टाइटल भी इन्होंने जीता हुआ है। ज़रा बताएं कि इस तमाम तर मामले में हमारे जो फेडरेशन हो गई, हमारे देख रेख करने वाले हो गए, उन्होंने सपोर्ट तो बहुत किया होगा। सर फेडरेशन तो करेगी, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी यही है कि हम अपने स्पोर्ट्स को और बॉडी बिल्डर्स को प्रमोट करें। दूसरी बात यह है, मेहनत की बेचारा पूरे दिन करते हैं मेहनत। मैं उसको बोलता हूँ तुम थकते नहीं हो बेटा? कह रहा है जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं चैम्पियन बनने जा रहा हूँ, मेरी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है, सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। और उम्मीद बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह जूनियर एशिया के लिए। ये आपने 10 कैटेगरी बोली, ये 14 कैटेगरी हैं। 14, इसमें 4 जूनियर और 10 कैटेगरी सीनियर बॉडी वेट वाइज है, जैसे 60 kg, 65, अबव 65, 70, 75 ऐसे। सही। अच्छा तारिक भाई, मुझे बताएं कि ये क्या एक वाहिद मिसाल है या फिर इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, या बहुत सारे बच्चे आपने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में जो आते हैं, उनका ताल्लुक चाहे किसी भी तबके से हो, लेकिन वो कहते हैं कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है? ये एक ऐसी बात है, एक ऐसा सवाल है कि हर किताब में हर चैप्टर एक नया बाब है, एक नई स्टोरी है, एक नई किस्से हैं। इसकी किस्सा आप लोगों ने सुना, फ़िदा बलोच का अगर सुने, समीत तरीन का है, कामरान बलोच है, ये हर बाब एक नया बाब है, एक नई स्टोरी है। और प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग या बॉडी बिल्डर बाय बर्थ वो गरीब है। आज दिन तक मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा कि वो मम्मी डैडी हो और वेल ड्रेस्ड हो और पैसेदार हो और वो बॉडी बिल्डिंग करे, शौक़ करे। गुर्बत ही पिसवाती है और चैम्पियन बनाती है। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज़ है कि बिल्कुल गुर्बत पिसाती भी है और चैम्पियन भी बनाती है, लेकिन अब जो तकाज़े तब्दील हो गए हैं ना तारिक भाई, वो बहुत अब तो इतना स्टैंडर्ड और मॉडर्न हो गया है। पहले इस दफ़ा ऐसे हुआ है भाई, आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की जो मरकज़ी ऑफिस है वो सिंध में आ गई है। फर्स्ट टाइम सिंध आई है तारीख़ में। जितने भी फेडरेशंस हैं ये पंजाब में होते हैं, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन सिंध में आई है। फिर हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की, वो भी स्पोर्ट्स लवर है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने हमें स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से मिलाया, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने भी हमें बहुत पजीराई की और हमारी पूरी मदद करने की वो की। कल हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है किसी निजी होटल में, आप भी मधु है, अगर आप लोग को टाइम हुआ आप भी आइएगा। उसमें हम पूरी तफसील बता देंगे कि क्या कैटेगरी है, किस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये अब मैं ज़रा पूछूं आपसे कि डाइट जो है वो क्या मामलात होते हैं उसके, और ख़ास तौर पे आज से 5 साल पहले अगर आप वे का कोई डब्बा लेते थे तो वो 2.5 पाउंड का, 5 पाउंड का, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब तो अल्लाह माफ़ करे ऐसी आसमान पे पहुंची है कि वो तो मुझे ज़रा इस हवाले से भी बताएं। आसमान की बात अलग है, मकसद ये है, महंगाई तो पूरे ऑल ओवर दुनिया में कोविड ये सब कुछ हो रहा है। एक लफ्ज़ है शौक़, ये शौक़ लफ्ज़ ही महंगा है। चाहे वो आप गाड़ी का कर लो, घर का कर लो, कोई बंदूक की करो, कुत्ता पालो,
कोई भी शौक हो, शौक नाम ही महंगा है। जैसे बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग हकीकत में अगर देखो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव, और उसकी डाइट अफोर्डेबल नहीं है हर किसी को। अगर 2.5 किलो चिकन ये बच्चा खाता है और तकरीबन 24 अंडे, 1 किलो पोटैटो, तो अगर आप ये कैलकुलेट करो, एक फैमिली अगर 12 बच्चे हों किसी के और 2 बीवियां हों तब भी ये पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो अब ऐसे में कैसे पूरा करते हैं ये बताएं मुझे, कैसे सारी चीज़ें होती हैं? मेरी तो तकरीबन 5,000 रुपये हफ्ता है। 5,000 रुपये हफ्ता मिलता है, यानी महीने का 20 मिलता नहीं है। 5,000 रुपये की इनकी डाइट है। अच्छा, 5,000 नहीं, हफ्ता है मेरा 5,000 रुपये काम का। काम का, यानी महीने का 20,000 मिलता है ना? महीने का 20,000 मिलता है आपको। उसमें आप ये कैसे मैनेज करते हैं भाई? यही बस ये अल्लाह पाक चला रहे, जैसे चला रहे। कभी जो है ना किसी दुकान वाले के पास चला जाता है, वो भी हमारा दोस्त यार है, थोड़ा जो है ना खातिर कर देता है, उधार कर लेता है। बस उसके साथ जो है ना आखिर मुकाबले के बाद कुछ तनख्वाह आती है, कुछ पैसे आते हैं, तो उसमें वापसी उसको आधे आधे करके छुटा देते हैं। अभी जब ये चैंपियन बन गया, इसको अपना जिम भी बना के दिया है हम लोगों ने, तारिक स्पोर्ट्स के हवाले से जिम भी बना के दिया है। तो जिम में भी टाइम देते हैं, थोड़ा बहुत कोचिंग में, उसमें भी इसका हो जाता है। अच्छा, ये इतनी अच्छी बात है। देखिए, औरंगी इलाके हो गए या इस तरह के जो इलाके हो गए, यहाँ पे माजी में इस तरह की बड़ी कहानियाँ आई हैं कि जो बच्चे थे वो गलत ट्रैक पे लग गए। बिल्कुल, लेकिन हमें इस चीज़ को भी प्रमोट करना चाहिए कि यार बजाय गलत ट्रैक ये पे तो मैं आपका समा चैनल का, आप लोगों का बहुत मेहरबान और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हकीकत में देखें, मनशियात, ड्रग्स के हवाले से एक तबाही जा रही है। एक और प्लेटफॉर्म है ANF, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, वो भी हमारे साथ है, वो भी हमें हर टाइम हेल्प करती है मुकाबलों में, इवेंट में। ज़बरदस्त। और हमारी कोशिश ये है कि अगले दिनों में हम सेमिनार्स करें, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में अवेयरनेस दें, स्पोर्ट्स के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, हेल्दी एक्टिविटी के हवाले से। सही है, ठीक है। अच्छा गुलनवाज, अब ज़रा तैयारी पे आ जाते हैं जी। इस कंपटीशन के लिए कितने अरसे से तैयारी कर रहे हैं? दिन में कितनी मरतबा जिम या कार्डियो और दीगर चीज़ें करते हैं? मैं तो तकरीबन 3 महीने से जो है ना तैयारी पे हूँ इस चीज़ के लिए। बिल्कुल नमक मीठा बंद है। अच्छा। और तकरीबन 3 टाइम एक्सरसाइज करता हूँ, 2 टाइम उस तारिक भाई के जिम में करता हूँ और 1 टाइम अपने जिम में कार्डियो करता हूँ। सही। और पानी कब से छोड़ना है? पानी तो तकरीबन 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन पहले बिल्कुल छोड़, कंपटीशन से पहले, कंपटीशन से पहले, ये ताकि वस्कुलरिटी जो है वो आ जाए। मैं बिल्कुल ही थका हुआ होता हूँ, पर बस ये मेरी जीत है, मुझे हारने नहीं देती। बोलती है आपको मिस्टर एशिया बनना है, बस जो है ना जो थकान ना सारी जिम में उतर जाती है। भाई ये आपकी हिम्मत है, ये आपका हौसला, ये आपका पैशन है। मैं काम से बिल्कुल थक जाता हूँ, हिम्मत हार जाता हूँ, पर जब मेरे को ये सोच में आता है ना कि आपको जूनियर मिस्टर एशिया बनना है, पर मेरे अंदर और जुनून चढ़ जाता है कि जाऊँ राड़े थे। पंजाबी या हम लोग देख रहे हैं ना, हमें भी जुनून है आपको डोले शोले देखने में। जरा सोचे कि इस वक्त आप खड़े में पोडियम पे और थोड़ा सा आपको पोज करना है, तो उस कैमरे पे जरा पोज कर दें। ये गुलनवाज साहब जो है, चेहरे की मुस्कुराहट, पेट दिखा दें, एब्स, ये जनाब एब्स भी दिखा दें, और ये एब्स साइड। वाह, ठीक है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। भाई आपको तारिक भाई, आपको गुलनवाज, आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। अल्लाह करे आप इन हालात में रहते हुए, आज का आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने का। हमारा कहने का मकसद ये है कि इन हालात में रहते हुए भी अगर हमारे पास इतना टैलेंट है, इनको थोड़ा सा प्रमोट, थोड़ा सा पॉलिश कर दें, बहुत ज़रूरी है फैसले। क्योंकि जिस तरह से बताया ना कि 5,000 हफ्ता यानी महीने का 20,000, और जिनकी डाइट है उससे डबल ट्रिपल है, तो हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टैलेंट है, उसको सपोर्ट आप लोगों ने। तो आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी पीर को, और 2 दिन आपने बेस्ट ऑफ नया दिन देखना है। हमें दुआ में याद रखना है, बारिश से महफूज रहें, और जो लोग आपकी मदद के मुंतज़िर है आगे बढ़ के मदद करें। मदद करें।